नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये भी एक टाइप है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स कुछ रिमोटाइड आर्थराइटिस से भी मिलते हैं, कुछ ऑस्टियो आर्थराइटिस से भी मिलते हैं। तो हमने इस डिजीज़ को उनसे सेपरेट करना है। एक तो पहली चीज़ है कि इसके नाम से जाहिर है कि सोरियाटिक है, तो सोरियासिस तो बनने में होगी, उसकी हिस्ट्री तो हमें होगी। अगर हमें सोरियासिस मिसाल के तौर पे इसको एक टाइम के लिए साइड पे रखें, तो बाकी क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट वन, एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस, पहला इसका फीचर है। एसिमेट्रिकल है, वो भी ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है। ओलिगो आर्थराइटिस है, वो भी ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी है, वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। ये डिफरेंस है पहला। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स जो है वो मोस्ट टिपिकल पैटर्न वो इन्वॉल्व होता है, और उसके अंदर हमारे पास बनती है कि पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी बनती है। डिस्टल जो है ना इंटरफ्लेंजल जॉइंट में पेंसिल इन कप वो पॉइंटेड हो जाती है। पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पेंसिल की नोक की तरह हो जाते हैं। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, पेंसिल इन कप अपीयरेंस ऑन एक्सरे। उसके बाद नंबर टू आती है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस तो ऑस्टियो वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होती हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है। उसके बाद सोरियाटिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। अब ये जो है ना एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस की तरह मिलती है। सोरियाटिक स्पॉन्डाइलाइटिस जो है वो एनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस से भी मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो एसिमेट्रिकल इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर सिमेट्रिकल इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद चौथा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस म्यूटिलेंट्स। आर्थराइटिस म्यूटिलेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होती है और शॉर्टनिंग होती है। ठीक है। बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन और शॉर्टनिंग होती है। इसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिक फिंगर्स, इसको हम ये भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमने देखनी है, क्योंकि सोरियाटिक है तो सोरियासिस होगी, नेल की पिटिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा सबलिंगुअल हाइपरकेराटोसिस हो सकती है आपके पास। अच्छा, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे पे आपको वही मिलेंगे, पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी इन द डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट, स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकती है, सैक्रोइलियाटिस भी होती है, लेकिन वो फिर एसिमेट्रिकल होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, सिंपली आपने बेड रेस्ट देना है। उसके बाद आपने जो है वो वहाँ पर NSAIDs देने हैं, ओपिएट्स देने हैं। उसके बाद अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने आना है उसकी तरफ, डिमार्ट्स की तरफ। डिमार्ट से भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने anti-TNF की तरफ आना है। उसके बाद एक यूज़ हो रही है पूवा थेरापी। पूवा थेरापी किसे कहते हैं, सोरालिन प्लस पी से कहते हैं PSORALEN, सोरालिन प्लस अल्ट्रा वायलेट ए। पूवा है PUVA, इसके स्पेलिंग है। पी से बनता है सोरालिन प्लस अल्ट्रा वायलेट ए। इसकी जो है ना थेरापी दे रही है, स्किन डिजीज़ के लिए होता है। ठीक है। यूजुअली स्किन डिजीज़ कौन से हमारे पास, वही पिटिंग वाली और बाद में हॉरिजॉन्टल रीजिंग और हाइपरकेराटोसिस होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पूवा थेरापी भी दे रहे हैं। दोबारा मैं आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर बताऊं कि इसमें ये होता है कि एक तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस से मिलती है, सिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस होती है, पोली आर्थराइटिस वो रिमोटाइड आर्थराइटिस से भी मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं होती इसमें। अनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से भी मिलती है, लेकिन एसिमेट्रिकल सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो आर्थराइटिस म्यूटिलेंट्स होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होती है। अब उसकी वजह से पॉइंटेड फिंगर बन जाती हैं, उसको हम कहते हैं जो है ना वो पेंसिलिन कप अपीयरेंस हो जाती है। उसके बाद आपने नेल में पिटिंग होती है, आपने एक्सरे करवाया, आपने जो है ना उसके बाद एक्सरे करवाया उसका सैक्रोइलिक जॉइंट का, और उसके बाद हैंड्स का करवाया। सिमिलरली आपने ट्रीटमेंट कर दी उसके अकॉर्डिंग। दैट वाज ऑल अबाउट सोरियाटिक आर्थराइटिस। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। अब सेप्टिक आर्थराइटिस में ये चीज़ है कि ये हमें सेप्टिक आर्थराइटिस में चलते हैं कि ये जो होगी ना वो हमें किसी ना किसी मतलब जो है ना वो इन्फेक्शन की वजह से होगी। कोई भी इन्फेक्शन जो कि बोन में चला जाए उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। अब जो वो इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों में हो सकता है, या फिर पहले से अगर डिफॉर्म्ड जॉइन है,
अगर जॉइंट बिल्कुल ठीक है ना तो सेप्टिक आर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर जॉइंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस ने, रिमाटॉइड आर्थराइटिस ने, गाउट ने या किसी ट्रॉमा ने तबाह कर दिया है तो उसके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा हिमेटोजिनस स्प्रेड हो सकती है हमारे पास, डायरेक्ट जो है ना वो स्प्रेड हो सकती है ट्रॉमा के थ्रू। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, नंबर वन। नंबर टू, मोस्ट रैपिड जॉइंट डिजीज़, मोस्ट रैपिड डिस्ट्रक्टिव जॉइंट डिजीज़। इसमें क्या होगा कि किसी भी जगह का इन्फेक्शन होगा, वो हमारे पास जो जॉइंट उसके पास ख़राब पड़े होंगे उनकी तरफ चला जाएगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि मोनो आर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व होगा, मोनो आर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद वहाँ पे फीवर होगा, वार्मथ होगी, पेन होगा, स्वेटिंग होगी। अब वो जॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? नी हो सकता है आपके पास, एल्बो हो सकती है आपके पास, हिप जॉइंट हो सकता है आपके पास, शोल्डर जॉइंट हो सकता है। एजेंट कौन से होते हैं? सबसे कॉमन जो है स्टेफ ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स है ना, उसके अंदर गोनोकोकल निसीरिया गोनोरिया इन्वॉल्व होता है सेक्सुअली एक्टिव लोगों के अंदर। उसके बाद डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? आप चूँकि सेप्टिक है, बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल में जब आप जो सैनोविल फ्लूइड है उसका एस्पिरेशन करोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? वाइट ब्लड सेल इंक्रीज मिलेंगे, न्यूट्रोफिल की काउंट इंक्रीज मिलेगी। इसके बाद आप जो उसका जब आप ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कल्चर करवाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आप जब करवाएंगे तो आपको जो है वो वही अगर ये सॉरी इसके अंदर जो है वो ESR, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट देखने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या देनी? क्योंकि ये सेप्टिक है तो इसके अंदर बैक्टीरियल है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले आपने कौन सी देनी है, कैसे देनी है? IV एंटीबायोटिक आपने देनी है 2 हफ्ते तक। उसके बाद आपने ओरल पे आ जाना, जो आपने मजीद 4 हफ्ते देनी है, यानी टोटल 6 हफ्ते इसकी ट्रीटमेंट हो गई। अब सबसे पहले है जी अडल्ट इंडिविजुअल के लिए कौन सी होती है, यानी ग्राम पॉजिटिव पे आ रहे हैं सबसे पहले। उसमें आपने देनी है सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलोन देनी है आपने, फ्लोक्सिसिलिन देनी है। अगर ये नहीं है तो आपने फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन दे सकते हैं, वैनकोमाइसिन दे सकते हैं। उसके बाद ये है ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सी? वैनकोमाइसिन, फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, फ्लोक्सासिलिन। उसके बाद अगर ग्राम नेगेटिव मतलब अगर हमें बैक्टीरिया मिले हैं तो आपने उसके लिए देनी है थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स। इसके अलावा आपने अगर सूडोमोनास सस्पेक्ट किया है तो आप जो है ना वो एंटी सूडोमोनल दे सकते हैं। इसके अंदर कौन सी होती हैं? पाइपरसिलिन और टेजोबैक्टम दे सकते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड में एमिकाइसिन दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद गोनोकोकल आर्थराइटिस अगर आपके पास है, गोनोकोकल आर्थराइटिस वो सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल में होते हैं, तो उसमें आपने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देनी है, आईफी, सेफ्ट्रिक्सोन या फिर सेफोटेक्सिन। दोबारा सुनने, ग्राम पॉजिटिव है तो आपने शुरू करना है फ्लोक्सासिलिन से देनी है। अगर नहीं है तो फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन। ग्राम पॉजिटिव, अगर ग्राम नेगेटिव है तो आपने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देनी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड देने हैं या फिर एंटी सूडोमोनाल देनी है। उसके बाद गोनोकोकल के अंदर कौन सी होंगी? गोनोकोकल के अंदर वही थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन देनी है। दैट वाज ऑल अबाउट सेप्टिक आर्थराइटिस। ये क्या है? ये किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हुआ वो उसके बाद शील्डिंग करके जॉइंट्स के अंदर आ गया।